एक लड़का ऐसी लड़की से लव कर लेता है जो उससे मिलने रात में ही आती है और उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताती। जब उस लड़के को उसकी सच्चाई का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसको दिन में बाहर निकलने से रोक रही थी? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं मिडनाइट सन मूवी की दुनिया में। कहानी की शुरुआत में चार्ली नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। दरअसल इन सब ने हाल ही में ग्रेजुएशन पास किया है। उसी खुशी में सभी पार्टी कर रहे थे, मगर चार्ली को पार्टी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो घर जाने के लिए वहां से निकल जाता है। उसके आगे बढ़ते पैर उस वक्त रुक जाते हैं जब इसको रेलवे स्टेशन से किसी लड़की की सॉन्ग प्ले करने की आवाजें आती हैं। न चाहते हुए भी ये खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाता। इसको देखते ही वो लड़की घबरा जाती है, क्योंकि जिस लड़के को वो बचपन से लाइक कर रही थी अब वो लड़का इसके सामने खड़ा है और ये बात चार्ली को नहीं पता थी। अपनी घबराहट को कम करने के लिए वो स्टेशन से चली जाती है, मगर जल्दबाजी में वो अपना बुक लेना भूल गई थी जो अब चार्ली के पास है। अगले दिन वो उस बुक को वापस करने के लिए स्टेशन पे उसका इंतजार करता है। तभी इसके पास उस बुक को लेने के लिए मॉर्गन नाम की लड़की आती है जो उसी की फ्रेंड थी। चार्ली उसको बुक नहीं देता और उससे कहता है कि मैं ये बुक उसी को वापस करूंगा जिसकी है। इतना सुनते ही वो अपने फ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि इसे कुछ ज़रूरी काम है। उस बुक को लेने के लिए उसे खुद ही स्टेशन आना होगा जो उसने फ्रेंड के पास रख दी है। रात में जब वो अपनी बुक लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे आती है तो बुक के साथ चार्ली को देख के इसकी घबराहट एक बार फिर से शुरू हो जाती है। तभी चार्ली इसको देख लेता है। उससे अपनी बुक लेने के बाद पूछती है कि तुमने इसे रीड तो नहीं किया है ना? इस पर वो बताता है कि पिछली बार इसके पूछने पर उसने अपना नाम नहीं बताया था और उसका नाम जानने के लिए उसने उस बुक को थोड़ी सी पढ़ ली है, जिसके लिए वो उससे माफ़ी भी मांगता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिससे इनकी बातों का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। कैटी को घर छोड़ने के बहाने वो उससे काफ़ी सारी बातें करता है। इन दोनों की बातें ख़त्म भी नहीं होती हैं। उससे पहले ही कैटी अपने घर के पास पहुंच जाती है। अंदर जाने से पहले वो उससे पूछता है कि क्या हम कल फिर से मिल सकते हैं? इस पर वो कहती है कि दिन में मैं थोड़ी बिजी हूँ, अगर तुम चाहो तो हम रात में मिल सकते हैं। अगले दिन उसकी चार्ली के साथ दूसरी मुलाकात की बात सुन के मॉर्गन उससे सीरियस होकर पूछती है कि उसने एचपी के बारे में क्या कहा। कैटी उससे बताती है कि अभी तक उसने उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है, पर मैं वादा करती हूँ कि जल्द ही उसको सब कुछ बता दूंगी, मगर मुझे नहीं पता कि अब हम कब मिलेंगे। इतना सुनते ही मॉर्गन उससे बताती है कि मेरे आइसक्रीम शॉप पर जो गरवन नाम का लड़का है उसने आज अपने घर पे पार्टी रखी है और उसने मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी वहाँ बुलाया है, इसलिए अब तुम उस पार्टी में चार्ली को मैसेज करके बुलाओ, क्योंकि आज रात तुम मेरे साथ उसके घर पे चल रही हो। वहाँ जाने के लिए मॉर्गन उसके डैड से परमिशन मांगती है। कैटी की खुशी के लिए वो उसको जाने देते हैं, क्योंकि आज तक वो किसी भी पार्टी में नहीं गई थी। गरवर के घर पहुँचने की थोड़ी देर बाद ही चार्ली भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके घर किसी को ना देख वो उन सबको अपने दोस्त जॉय की पार्टी में लेके चला जाता है। उस पार्टी में सभी काफ़ी मस्ती करते हैं, मगर कैटी और चार्ली वहाँ से बाहर निकल के दोनों अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कैटी उससे बताती है कि आज तक वो किसी भी पार्टी में नहीं गई थी। बातों ही बातों में उसको पता चलता है कि चार्ली बहुत ही अच्छा स्विमर है, मगर एक एक्सीडेंट की वजह से उसको कंपटीशन से बाहर निकाल दिया गया था, जिसमें उसी की गलती थी। चार्ली उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस बोट से कहीं दूर जाके सनसेट देख सकते हैं। उसकी बात सुन के कैटी उसको काफ़ी सोच के हाँ में जवाब देती है और धीरे धीरे इनकी दूरियां 21 के साथ नज़दीकियों में बदल जाती हैं। उसके बाद दोनों अगली रात मिलने की प्लानिंग करके चार्ली उसको घर छोड़ देता है और आज भी कैटी ने उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। घर के बाहर दोनों को एक साथ देख के उसके डैड जैक को बखूबी समझ में आ
जाता है कि उसकी बेटी अब उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन इसको दुख इस बात का था कि कैटी अब उससे झूठ बोलने लगी है। मगर अगली ही रात वो अपने डैड से चार्ली के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही ये भी कहती है कि आज रात वो उसके साथ बाहर जाना चाहती है, जिसके लिए जैक उसको मना नहीं करता। उसके बाद दोनों का हर रोज मिलना जुलना शुरू हो जाता है। एक रात जब दोनों बैठ के आपस में बात करते हैं, तब चार्ली उससे बताता है कि इसको स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का एक बार फिर से मौका मिला है, जिसके लिए इसको जी तोड़ मेहनत करके खुद को साबित करना होगा कि ये पहले से बेहतर है। साथ ही कहता है कि प्रैक्टिस पर जाने से पहले वो उसको डेट पर ले जाना चाहता है। इस पर कैटी उससे कहती है कि हाँ, पर इसके लिए तुमको मेरे डैड से मिलना होगा। वो उसके बारे में हर एक बात जान जाती है, लेकिन अपने बारे में उसको कुछ भी नहीं बताती। और अगले दिन चार्ली उसके डैड के सामने बैठा होता है, जैसा उसने वादा किया था। जैक को चार्ली अच्छा लगता है। बातों ही बातों में वो उनसे आज रात कैटी को बाहर ले जाने की परमिशन मांगता है। जैक को लगता था कि कैटी ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए वो दोनों को बाहर जाने देते हैं। कैटी जब उसके साथ होती है, तब वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल के खुलकर जीती है। साथ ही दोनों रात में एक साथ स्विमिंग भी करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं जिससे इनको टाइम का पता ही नहीं चलता। बातों ही बातों में कैटी जब अपने सेल फोन में देखती है, तब इसको पता चलता है कि सनराइज होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। इसलिए अब वो चार्ली को बिना कुछ बताए ही वहां से घर की ओर भागती है। चार्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार कैटी को अचानक से क्या हो गया, जो घर जाने की जिद करने लगी। उसको घर तक छोड़ने में वो उसकी मदद करता है। उसके बर्ताव को देख के वो कंफ्यूज था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तब मॉर्गन उससे बताती है कि उसको एचपी नाम की भयानक बीमारी है। अगर वो सनराइज की चपेट में आएगी तो उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कैटी ने अब तक उसको ये बात नहीं बताई थी। कैटी का चेकअप कराने के लिए उसके डैड उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। इधर चार्ली भी उसी बीमारी के बारे में गूगल पर आर्टिकल देखता है, जिससे इसको पता चलता है कि जीरोडर्मा पिगमेंटेशन बहुत ही रेयर बीमारी है, जो करोड़ों में किसी एक को ही होती है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। जिसको भी ये बीमारी होती है, अगर वो भूल से भी सनलाइट की चपेट में आया तो उसकी मौत हो जाएगी। उस आर्टिकल को देखने के बाद चार्ली को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि इसीलिए कैटी उससे दिन में नहीं मिलती थी। उधर डॉक्टर्स का कहना था कि जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ी थी वो काफी नॉर्मल थी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी की जानकारी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कैटी को लगता था कि इसकी सच्चाई जानने के बाद चार्ली इसको अब वो अहमियत नहीं देगा जो पहले दिया करता था, इसीलिए अब ये उसके कॉल्स और मैसेजेस का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। इसी बीच डॉक्टर इसके घर आके जैक को बताती है कि अब वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। हम सबसे जो हो सकता था हमने वो किया। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। ये सुन के जैक काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने जो भी किया था उसकी भलाई के लिए ही किया और उतने सालों की मेहनत एक पल में ही खत्म हो गई। उन दोनों को इस तरह बात करता देख कैटी समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, और धीरे धीरे दोनों उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जिसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कैटी जानती थी कि उसके डैड की जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं है, इसीलिए वो उनसे कहती है कि माँ के खोने के बाद अब तक आपने सिर्फ मेरे लिए जिया है और अब आप मुझे भी खोने वाले हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे ना होने पर आप अकेले ना रहें। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप किसी एक को अपना लाइफ पार्टनर बना लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने सुख दुख को उनसे बांट सकें। उसकी बात सुन के उसके डैड एक बार फिर से इमोशनल हो जाते हैं और तय करते हैं कि वो एक आखिरी बार कैटी को चार्ली से मिलवाएंगे, और अगले ही पल वो कैटी से मिलने के लिए उसके घर पे आ जाता है। उससे मिल के वो बताती है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इस बात को मैं जानती थी, मगर मैं अकेलेपन से ऊब गई थी, इसलिए मुझे किसी ऐसे साथ की ज़रूरत थी
जो मेरे बारे में और मेरी बीमारी के बारे में जानने की ताकत रखता हो, और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वो तुम हो जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी की हसीन पल गुजारे हैं। तुम्हें अपने साथ खुश देख के मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुमको अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसकी बातों में जो दर्द भरा था, चार्ली उससे बखूबी वाकिफ था, क्योंकि अब उसको भी एचपी के बारे में पता है। वो उससे कहता है कि ज़िंदगी में कैसे खुश रहना है ये मैंने तुमसे सीखा है, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरी बनाते हैं ताकि हम उन यादों में जिंदा रहें। अगले दिन उसका स्विमिंग कंपटीशन था। वहाँ पर वो कैटी को देख के काफ़ी खुश होता है। उस कंपटीशन को जीतने के बाद वो कैटी के डैड से उसको यहाँ लाने के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि स्विमिंग करने के लिए कैटी ने ही उसको मोटिवेट किया था, इसलिए वो उसके आखिरी पलों में हर वक्त उसके साथ रहता है। जैक देखता है कि चार्ली की मौजूदगी में कैटी अपने गमों को भूल के काफ़ी खुश है। उसी रात कैटी उससे बताती है कि वो उसको बचपन से लाइक करती है। साथ ही ये भी बताती है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें हर रोज़ अपने विंडो से आते जाते देखती थी, और ये भी कहती है कि काश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन और बिता सकती। ये कहते हुए इमोशनल हो जाती है। अगले दिन जब सभी एक साथ बैठे होते हैं, तभी चार्ली को याद आता है कि आज उसने बोट को क्लीन नहीं किया है, जिसे वो क्लीन करने जाने लगता है। उसको जाता देख कैटी भी उसके साथ बोट पे जाने के लिए जिद करती है, मगर उसके डैड उसको जाने से मना करते हैं। तब वो कहती है कि बचपन से लेके आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी दिनों में आप मुझे दिन में बाहर जाने दें। उसके डैड जानते थे कि इसके बाहर जाने के बाद जो होगा वो हम सबको अंदर से तोड़ के रख देगा, लेकिन फिर भी वो उसको बाहर जाने देते हैं। और ये मोमेंट आंखों से होते हुए सीधा दिल में उतर जाता है जब वो चार्ली के साथ बोट पर होती है। कैटी उस बोट पर अपनी जिंदगी की वो पल बिताती है जो वो बचपन से करना चाहती थी, और एक आखिरी बार वो चार्ली को किस करती है। इसी दर्दनाक एंडिंग के साथ ये अधूरी लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है, और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हर पल खुल के जीना चाहिए, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।